लेकिन हुआ यूं कि इकबाल के उसलूब को कोई और नहीं अपना सका और उसके बाद पीछे मुड़कर देखना भी मुमकिन नहीं रहा। तो होना तो ये चाहिए था कि हम मस्जिद कुर्तबा, खिज़्र राह और इब्लीस की मजलिस शोरा जैसी नज़मों के खालिक अल्लामा इकबाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते, लेकिन चूँकि जदीद उर्दू नज़्म का सफ़र एक और रुख में 1940 के बाद शुरू हुआ। ये वो दौर था जब तसद्दुक़ हुसैन खालिद और ख़ास तौर पर नून मीम राशिद और मीरा जी की नज़में एक नई जस्त का इशारा बन चुकी थीं। मुझे चूँकि कहा गया है कि मैं मीरा जी पे गुफ्तगू करूं, तो आइए हम मीरा जी से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। सनाउल्लाह डार घर का रास्ता क्या भूले कि अपना आप ही भूल गए, लेकिन मीरा जी बनकर हमेशा के लिए उर्दू नज़्म की तारीख़ के एक अफसानवी किरदार में ढल गए। 1912 से 1949 तक उन्होंने सिर्फ 37 बरस की उम्र पाई, लेकिन इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में उन्होंने कितने काम किए। अदबी दुनिया और ख़याल जैसे रिसालों की अदारत की, रेडियो पर मुलाजमत भी की, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को सही मानों में मुतहर्रिक किया, तनक़ीदी गुफ्तगू का मेयार कायम करने और तनक़ीद को बर्दाश्त करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। और उर्दू नज़्म पर तो मीरा जी का एहसान कई हवालों से याद रखा जाएगा। नंबर 1 ये कि अपने तर्ज की इंतहाई मुनफरिद और बेमिसाल नज़मों और गीतों का ख़जाना उर्दू अदब को अता किया, जदीद शायरी को समझने का शऊर दिया और जमालियाती और नफ्सियाती तनक़ीद की बुनियादों पर उर्दू नज़्म के तज्ज़िये का शऊर सिखाया। आलमी ज़बानों के शोरा के कलाम के मंजूम तराजिम किए और हमें मशरिक़ व मग़रिब के नग़मों का तोहफ़ा दिया। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि मीरा जी जो है वो जदीद शेरी तनक़ीद के मुरीस हैं। तो नज़्म के बाब में जो उनकी नसरी तहरीरें हैं, उनमें जो तख्लीक़ियत, शफ़ाफ़ियत, तरतीब व तवाज़ुन, तज्ज़ियाती सलाहियत और शऊर इदराक की आला सतह नज़र आती है, वो दरअसल हमें उनकी शायरी के बरक्स बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ फ़ज़ा में ले जाती है। और ये बात फैज़ अहमद फैज़ ने भी कही है। लेकिन जहाँ तक मीरा जी की शायरी का ताल्लुक़ है, एक तरफ तो उस पर फ़्रांसीसी शायरी खुसूसन मलारमे और बौदलियर जैसे शोरा के अलामती निज़ाम का असर था, और दूसरी तरफ हिंदी देवमाला और असातीर की फ़ज़ा उनकी पूरी शायरी पर छाई हुई है। यानी मीरा जी ने रिवायत से इनहराफ के बावजूद रिवायत से अपना रिश्ता बरकरार रखा। विष्णु तहरीक से असर पजीरी, मशरिक़ और मग़रिब के अदब का मुताला, जदीद नफ्सियात से आगही, लेकिन इसके अलावा उनकी बातनी, उनकी वजदानी और उनकी जहनी कैफ़ियत और नफ्सी कैफ़ियत का असर मालूम होता है कि उनकी शख्सियत की तरह उनकी नज़मों में भी एक पुरस्रारियत और गंभीरता है, जैसे तारीकी में कुछ साए या परछाइयाँ घुल मिल रहे हों। उनकी मशहूर नज़म समंदर का बुलावा वजदानी कैफ़ियत में लिखी हुई एक सहर अंगेज़ नज़म है, जिसमें ज़िंदगी और वक्त के कई रंग बिखरे हुए हैं। उनकी तवील नज़म अजंता के गार बुद्ध मज़हब के तारीख़ी तनाजुर में लिखी गई है और इंसानी जहन की तारीकी और तंग नज़री पर सवाल उठाती है। इसी तरह से उनकी एक और नज़म है शाम को रास्ते पर। ये मीरा जी की शख्सियत और शायरी दोनों की रमज़ाशना नज़र आती है। मीरा जी की नज़मों पर जदीद हिस्सियत से नाशना नाक़िदीन ने इबहाम, इंतशार और बेरब्ती के इल्ज़ामात लगाए, और उनकी कुछ नज़मों, उनके हुलिये और उनकी जो चंद इंसानी कमज़ोरियाँ होती हैं, आप ये कह सकते हैं, उनको बुनियाद बनाकर मीरा जी को जिन्स परस्त और नफ्सियाती मरीज़ करार देकर नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक कि 2012 में उनकी सदी भी उनके शायान शान नहीं मनाई गई, और इंतज़ार हुसैन साहब ने एक कॉलम में इस दुख का इजहार भी किया। लेकिन मीरा जी की कई नज़में आज भी तवज्जो, मोहब्बत और तनक़ीदी बसीरत का तकाज़ा करती हैं। उन नज़मों में यासियत और क़ुनूतियत नहीं है, बल्कि
तन्हाई का एहसास और गहरी उदासी है। मैं डरता हूँ मुसरत से, मैं डरता हूँ मुसरत से, कहीं ये मेरी हस्ती को परेशान कायनाती नग़्मे मुबहम में उलझा दे, कहीं ये मेरी हस्ती को बना दे ख्वाब की सूरत, मेरी हस्ती है एक ज़र्रा, कहीं ये मेरी हस्ती को चखा दे कोहरे आलम ताब का नशा। तो मैं डरता हूँ, डरता हूँ, मैं डरता हूँ मुसरत से। नून मीम राशिद ने मीरा जी की शायरी को अबदियत की तमसील करार दिया और जमील जालबी साहब ने कहा कि उनके यहाँ तस्वीरें ज़्यादा अहमियत रखती हैं, चेहरे नहीं, तस्वीरें ज़्यादा अहमियत रखती हैं और तसव्वुर ज़्यादा अहमियत रखता है। मीरा जी की शायरी की ख़ास बात जो है वो यही है कि उनकी शायरी की फ़ज़ा बड़ी ख्वाबागी है। हकीकत को की चेहरा नुमाई उनकी नज़मों में कहीं नज़र ही नहीं आती, इसलिए कि हकीकत को ख्वाब बनाने का अमल इतना गहरा है कि हकीकत बेमानी हो जाती है और ख्वाब और इन्हमा के ख्वाब जो है वो जारी रहता है। तो उन्होंने दरूबीनी से काम लेते हुए जदीद दौर के इंसानी वजूद की पेचीदा और मुतनव्वे नफ्सियाती कैफियत को सादा मगर तहदार उसलूब में जिस तरह से जो है वो जदीद तकनीक के साथ और मौज़ूआती इस्तग़राक़ के साथ ढाला, वो बड़े उनके कमाल फ़न की दलील है। उन्होंने तख़य्युल के पेज दर पेज सिलसिले का एक जहान आबाद किया और नज़्म की तामीर और ख़याल के इर्तिक़ा का एक नया सलीक़ा हमें सिखाया। और हम ये कह सकते हैं कि नून मीम राशिद की तरह मीरा जी ने भी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती हुई उर्दू नज़्म को इकहरेपन से निजात दिलाई। और एक आखिरी बात ये कि उर्दू नज़्म निगारों की एक बड़ी नस्ल, एक पूरी नस्ल मीरा जी की शायरी से मुतासिर हुई। बल्कि ये कहना चाहिए कि नून मीम राशिद के फ़ारसी आमेज़ उसलूब के बरखिलाफ़ हम ये देखते हैं आज की जदीद उर्दू नज़्म भी मीरा जी के लबो लहजे और सादा उसलूब से हमें ज़्यादा करीब नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उर्दू नज़्म के बड़े नाम और बड़े मशाहिर जो हमारे ज़बरदस्त किरदार, जिन्होंने उर्दू नज़्म को अपनी एक तवानाई के, अपनी तख्लीक़ी तवानाई के ज़रिए आगे बढ़ाया, उन पर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। इनाम नदीम साहब आप मुहक़्क़िक़ और मुतरजिम होने के साथ एक अच्छे शायर भी हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इनकलाबी आहंग को शेरी जमालियात में इस तरह ढाला कि वो अपने अहद की मकबूल तरीन आवाज़ बन गए। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अगर पीछे ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं या और भी कुछ सामीन हाज़रीन हैं, ख़ामोश हो जाए, क्योंकि गुफ्तगू को सुनने का लुत्फ़ तो उसी वक्त आएगा कि जब आप ख़ामोशी से सुनेंगे। बहुत अहम हमारे लिखने पढ़ने वाले, बहुत अहम नाक़िदीन यहाँ मौजूद हैं, बहुत अहम तख्लीक़कार मौजूद हैं जो बहुत उम्दा गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस जमालियाती आहंग की बात की फैज़ साहब के हवाले से, मैं एक छोटा सा मुख्तसर मज़मून उस सिलसिले में लिख कर लाया हूँ जिसमें फैज़ साहब की नज़्म निगारी को देखा गया है और उस पर ये एक तासुर भी है और ज़रूर आपके सवाल का जवाब भी उस मुख्तसर मज़मून में होगा। आपकी इजाज़त से मैं वो मज़मून पढ़ना चाहूँगा। फैज़ 20वीं सदी के उन खुशकिस्मत शोरा में शामिल हैं जिन्हें ज़िंदगी ही में बेपनाह शोहरत, मकबूलियत, अज़मत और मोहब्बत मिली। फैज़ की शायरी के कई रंग हैं, लेकिन तरक्की पसंदाना फ़िक्र की नज़मों का हवाला सबसे नुमायाँ है। फैज़ ने शायरी का आगाज़ नज़्म निगार की हैसियत ही से किया था। उनकी पहली नज़्म मासूम कातिल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैगज़ीन में 1929 में शाया हुई थी, जब अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। अगरचे उन्होंने गज़लें भी कहीं और खूब कहीं, लेकिन नज़्म में उनके कलाम की शान और ही नज़र आती है। नज़्म के पैराया इजहार में उनके यहाँ जो तग़ज़्ज़ुल का रंग व आहंग तहनशी नज़र आता है, यही उनकी नज़्म निगारी का इम्तियाज़ी वस्फ़ है। ताबीरात की नुदरत और तशबीहों की जिद्दत इसके अहम अज्जा हैं। हम देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बाद उनके कलाम में इनकलाब, जोश और बुलंद ख़याली के मज़ामीन नुमायाँ होते चले गए। समाज की बदहाली, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ग़ुलामी, अंग्रेज़ों के मज़ालिम, सरमायादाराना निज़ाम की गलत पॉलिसी,
किसानों और मज़दूरों का इस्तेहसाल वगैरह ने उनके जहन को हद दर्जे मुतासिर किया, जिसके नतीजे में उनकी नज़मों के बुनियादी मौज़ूआत में ये तमाम मौज़ूआत हम नुमाया देखते हैं। जबकि उनके इब्तदाई कलाम के मुताले से उनके यहाँ रिवायती शायरी की खुसूसियात और मौज़ूआत देखने में आते हैं, जिनमें हुस्न व इश्क के क़िस्से और हिज्र व विसाल की बातें हैं। लेकिन इस रंग में भी फैज़ यकता हैं। गुम है एक कैफ में फ़ज़ाए हयात, खामशी सजदाए नियाज में है, हुस्न मासूम ख्वाब नाज में है, ऐ के तू जलवागर बहार में है, ऐ के तू रंगो बू का तूफ़ा है, ज़िंदगी तेरे इख्तियार में है। लेकिन फैज़ की खूबी यह है कि वो रिवायती अंदाज़ फ़िक्र के सुनहरे दामों में ज़्यादा दिनों तक मुक़य्यद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने फ़ौरन ही तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर इंसानी वारदात और कैफियत की अक्कासी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया आम हो चुका था। फैज़ इब्तिदा ही से समाज के साथ फ़र्द के रिश्ते को अटूट समझते थे, इसलिए ये उस्लूब उनकी फ़िक्र के ऐन मुताबिक था। मेरा दिल गमगी है तो क्या, गमगी ये दुनिया है सारी, ये दुख तेरा है ना मेरा, हम सब की जागीर है प्यारी, तू गर मेरी भी हो जाए, दुनिया के गम यूं ही रहेंगे, पाप के फंदे जुल्म के बंधन अपने कहे से कट ना सकेंगे। रूमान से हकीकत की तरफ इस सफ़र ने फैज़ को एक इनकलाबी शायर बना दिया और इसके लिए उन्होंने नज़्म को बेहतर तौर पर इजहार का जरिया समझा। ज़माने के दुख दर्द को नज़्म के पैराए में बयान करने का जो तजुर्बा उन्होंने किया वो पूरी तरह कामयाब रहा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो किन ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। ये मकबूल तरीन नज्म नक्श फरियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज्म है। ये उनका पहला मजमुआ था जिसके इब्तिदाई हिस्से में रूमान की आंच हमें तेज नजर आती है, जबकि आखिरी हिस्से में फैज़ का सियासी और इनकलाबी शऊर पुख्ता होता हुआ नजर आता है। अगर फैज़ साहब की नज्म निगारी का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये बात साफ नजर आती है कि उनकी शायरी में रूमान और हकीकत निगारी का गहरा इम्तिजाज मौजूद है। जो सवाल आपने किया, उनके रोमानवी रुझानात की जड़ें अपने समाज में पैवस्त हैं। उनकी नज़मों में अलामतें अपने मखसूस ज़हनी पस मंज़र के साथ आती हैं। सहर, रात, जुल्मत, सवेरा, शफक और परचम वगैरह की अलामतें उनके बुनियादी रुझानात को जाहिर करती हैं। नज़्म में फैज़ ने ऐसी अलामतों के भी जो मुर्दा हो चुकी थी नए मानवी सिलसिले दरियाफ्त किए। उनके यहाँ ये अलामतें हमेशा सियासी और समाजी हक़ाइक़ के मफ़हूम में आई। मसलन रात उनके यहाँ पुराने निज़ाम अक़दार और रिवायात की अलामत बनती है, जबकि सहर मुस्तक़बिल के ख्वाबों की ताबीर है। उनके यहाँ इन अलामतों के मफ़ाहीम की तलाश पेचीदा नहीं है, इसीलिए वो आम कारी के फ़हम से करीब है। जुल्मत और सहर जैसी अलामतों का मफ़हूम कदीम जब्र का निज़ाम और जदीद अमन दोस्ती और इंसान दोस्ती का पैगाम है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। फैज़ के तर्ज कलाम खुसूसन नज़मों का धीमापन उनके उसलूब की नुमाया खुसूसियत ख्याल किया जाता है। वो अक्सर मौजू को नुमाया करने के लिए जदीद इस्तारों और तशबीहों की नुदरत का सहारा लेते हैं। कभी कभी ये नुदरत खुद कलामी की सूरत में ज़ाहिर होती है। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार,
लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शमे बढ़ा दो मैओ मीनाओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। नक्श फरियादी के आखिरी हिस्से की नज़मों से फैज़ की शायरी का वो दौर शुरू होता है जिसे उन्होंने ज़िंदगी का मुशाहिदा और तजुर्बा करना शुरू किया, माशरे के मसाइल का मुतालिया किया और उन्हें अपने कलाम में पेश किया। यहाँ उन्होंने मज़दूरों, मेहनत कशों और समाज के पिसे हुए तबके के दर्द को महसूस करके उनसे मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी की जो मिसाल पेश की है वो काबिल तहसीन है। जब कभी बिकता है बाज़ार में मज़दूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है, न पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। फैज़ उर्दू शायरी में एक नई रिवायत के अलंबरदार के तौर पर सामने आए। वो तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से हैं, मगर उनके यहाँ दीगर तरक्की पसंदों की तरह तलखी नहीं है। उन्होंने मज़दूर, मेहनत कश, किसान और दूसरे तबकात के दुख दर्द की सच्ची तर्जुमानी की। फैज़ का फ़नकाराना कमाल ये है कि उन्होंने मुरव्विजा शेरी ढांचे से फ़िक्र व ख़याल की नई इमारत खड़ी की। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हम सब आखिरी टुकड़ा है कि गज़ल की तरह फैज़ की नज़्म में भी जमालियाती पहलू बहुत नुमायाँ हैं। उनकी नज़मों की बहरें मुतरन्नुम, अल्फाज सुबुक, शीरी और शेरी तमसीलें रंगीन और हसीन हैं। अक्सर नज़मों में एक ख्वाबनाक फ़ज़ा मिलती है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मौजू को समेटते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के अजीम शायरों में से हैं और उन्होंने उर्दू नज़्म को नए लहजे से आशना किया और उसे नए तेवर अता किए, चाहे वो इनकलाब का जज्बा हो या उसका ताल्लुक़ रूमान से हो। फैज़ का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने इनकलाबी आहंग पर जमालियाती एहसास को और जमालियाती एहसास पर इनकलाबी आहंग को कुर्बान नहीं किया, बल्कि इन दोनों की आमेज़िश से एक नया शेरी रचाव पैदा किया। उन्होंने एक हाथ में रूमानवियत का चिराग उठाया हुआ था और दूसरे हाथ में समाजियत की मशल थाम रखी थी। यही वजह है कि उनके यहाँ गमे जाना और गमे दौरां एक ही पैकर में जमा हो गए हैं। उनकी शायरी में जो दिलावेज़ी, दिलकशी, नरमी और क़ुव्वत शिफा है वो इस अहद के किसी दूसरे शायर के यहाँ हमें नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया इनाम नदीम साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू फैज़ के हवाले से। अज़ीज़ हामिद मदनी साहब ने पाल वलेरी की एक नज़्म का तर्जुमा आखिरी रात के उन्वान से किया और उसमें लिखा कि हरफ़े सदाकत लिखवाती है, तख्ती लिखना खेल नहीं है, दिल की ताकत लिखवाती है। तो ये जो असरी शऊर और साइंसी शऊर और असरी तग़य्युर उनकी नज़मों में लहर ले रहा है। फ़हीम शनास काज़मी, आपने उन पे PhD भी किया है, आप ख़ुद भी शायर, मुहक़्क़िक़ और मुतरजिम हैं। आप इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए मोहतरम अज़ीज़ हामिद मदनी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, अहमद शाह साहब का मौका मिला। मदनी साहब जैसी शख्सियत पे गुफ्तगू करना एक एज़ाज़ है और मैं समझता हूँ कि वक्त कम है, इसलिए बरसर आमदम मतलब ज़िंदगी की कुलियत का शायर अज़ीज़ हामिद मदनी। अज़ीज़ अहमद मदनी का असल नाम मोहम्मद अज़ीज़ हामिद था, उर्फ़ियत और तख़ल्लुस मदनी। आपके वालिद मोहम्मद हामिद साकी का सिलसिला नसब शेख मुल्ला अहमद जीवन से मिलता है। आप शेख मुल्ला अहमद जीवन औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। मोहम्मद हामिद साकी इलामा शिबली नुमानी के शागिर्द और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हम जमात और फ़ारसी और उर्दू के शायर थे। रायपुर के असिस्टेंट कमिश्नर थे और छोटे साहब के नाम से मशहूर थे। कतात कहने में उन्हें कमाल हासिल था।
अजीज़ अहमद मदनी के 4 भाई और एक बहन थी। मोहम्मद सलीम हामिद, मोहम्मद सईद हामिद, मोहम्मद अमीर हामिद, मोहम्मद शहीद हामिद शिबली और बहन का नाम हबीबा बेगम। अजीज़ अहमद मदनी के 4 शेरी मजमूए शाया हुए। चश्मे निगरां पहला मजमूआ जिसमें सिर्फ नज़में हैं, दश्ते इम्कान जिसमें नज़में और गज़लें हैं, नखले गुमा 1983 में शाया हुआ, इसमें भी नज़में और गज़लें हैं, और गिले आदम जिनमें कुल नज़मों की तादाद 157 और तमाम गज़लों की तादाद 108 गज़लें हैं। 3 तनकीदी कुतब आपकी शाया हुई। आज बाज़ार में पाबजोला चलो जिसमें फैज़ अहमद फैज़ के फ़न का तनकीदी और जायज़ा लिया गया। ये मज़मून पहले फ़नून में किस्तवार 4 किस्तों में शाया हुआ और जिसे बाद में इस किताब की सूरत में शाया किया गया और जिसमें बहुत सारी तब्दीली मदनी साहब ने की। अच्छा, इसी तरह उसके बाद है आपका जो ख़ास काम है जिसे हम कहते हैं जदीद उर्दू शायरी। 1988 में यह मकाला नीपा ऑडिटोरियम में पेश किया गया, जिसे हम मकाला वो कहते हैं यादगारी खुतबा, उसमें यह पेश किया गया। इसके मदनी साहब ने एक हिस्सा लिखा था उस वक्त जब मकाला पेश किया गया, और ये पहला हिस्सा जब इसका 1990 में शाया हुआ, इसका दूसरा हिस्सा मदनी साहब ने लिखा और वो 1994 में शाया हुआ। ये इसको कहा जाता है, अहमद हमदानी साहब ने जदीद उर्दू शायरी के लिए कहा कि हाल ही के मुकदमा शेर व शायरी के बाद ये अजीज़ अहमद मदनी की या उर्दू तनकीद की नई बोतीका है जिससे हम उर्दू शायरी को समझ सकते हैं, जिसमें मदनी साहब ने साइंस, असर हाज़र और वक्त के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर अदब के साथ उनकी अटैचमेंट, अदब में उसके असरार, अदब में उनके दायरा कार को गुफ्तगू का मौजू बनाया। और एक मज़े की बात ये, अजीज़ अहमद मदनी उर्दू के पहले नक़ाद अख्तर हुसैन रायपुरी के साथ एक ही स्कूल में ज़र तालीम रहे। अख्तर हुसैन रायपुरी भी रायपुर में मदनी साहब से 2 क्लास आगे होते थे। अच्छा, फिर उर्दू के बहुत बड़े ड्रामा निगार हबीब तनवीर आपके क्लास फेलो थे, जिन्होंने आगरा बाज़ार जैसा ड्रामा लिखा। आगरा बाज़ार का सर मौजू नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पे है, और मदनी साहब ने भी फिर रेडियो पाकिस्तान पे 1955 में नज़ीर नामा के नाम से एक जश्न नज़ीर के नाम से एक प्रोग्राम किया, और उसमें उन्होंने मंजूम नज़ीर नामा लिखा जो अपनी जगह बहुत यादगार है। तो अजीज़ अहमद मदनी के बारे में हम कहते हैं, आप कि वो जदीद अहद को साइंस और टेक्नोलॉजी के बग़ैर सोच नहीं सकते, मगर इसके बाद वो शेरियत के हवाले से कहते हैं कि शेर में सबसे पहले गहरे दुख और सरखुशी का इंकशाफ होता है। अदब रोज़नामचा नहीं, आदमी की हिकायात खूं चका हैं। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मदनी साहब के पास अगर हम पहले शेरी मजमूए से देखते हैं, चश्मे निगरां से और गिले आदम तक, तो मदनी साहब की नज़र इसी तरह हमें असातीर से लेकर साइंसी लेबार्ट्रियों तक चकराती हुई मिलती है। वो गहरे कदीम साहिलों से लेकर दरियाए सिंध के साहिलों पे उनकी नज़र जाती है। यूनान की पस मंज़र से लेकर, फ़लसफ़ा से लेकर, अहद हाज़र की फ़िक्र, सियासी फ़िक्र, समाजी फ़िक्र, माशी फ़िक्र, सिर्फ किसी चीज़ को अलग करके नहीं सोचते, वो एक कुलियत के साथ देखते हैं। और बल्कि एक जगह उन्होंने लिखा कि आज तमाम तर उलूम पर अगर कोई फ़िक्र भारी है तो वो सियासत की है। हमें सियासी मंजरनामे को अगर हमें दुरुस्त करना पड़े तो उसके लिए हमें बेहतरीन अदब की ज़रूरत है, और वो अदब उन सियासतदानों को पढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, अजीज़ अहमद मदनी जुज़ियात से कुलियत तख्लीक करते हैं, उसे संवारते हैं, निखारते हैं और फिर संवारते हैं और बार बार संवारते हैं। हत्ता कि आपका जो मजमुआ, आखिरी मजमुआ गिले आदम 2013 में शाया हुआ, वो आप अपनी इंतकाल से पहले तरतीब दे गए थे, और तरतीब देते हुए आपने उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। अच्छा, जो दश्ते इम्कान है उस मजमूए का नाम, उस मजमूए के हवाले से, उस नाम के हवाले से, इस दश्ते इम्कान पे उनकी एक
70 मिसरों से ज़्यादा तवील नज़्म है, जिसमें उन्होंने दश्त इम्कान के हवाले से गुफ्तगू की है, असर रवां के हवाले से गुफ्तगू की है। अच्छा, अगर हम उसे देखें, वो मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारा एडिट किया हुआ कलाम मौजूद है। फ़हीम ज़रा जल्दी समेटने सिर्फ 2 मिनट। जी जी बिल्कुल। जी मैं समझ गया। और मदनी साहब शेक्सपियर, आइंस्टाइन से बर्ट्रैंड रसल से टाइन बी तक फ़िक्री धारे से मुंसलिक हैं। जोश और इकबाल के खसूसी तौर पर वो मुक़ल्लिद भी हैं, वो उनको बहुत सराहते भी हैं। और ख़ुसूसन जोश का तो वो अपने आप को कहते थे कि मैं जोश मली आबादी का मानवी शागिर्द हूँ। अच्छा, ये जो दौर है मदनी साहब का, अगर हम इसे देखें तो ये ऐसा इनकलाबी तब्दीलियों का दौर है जिसमें हर चीज़ तब्दील होती नज़र आ रही है। मदनी साहब की एक नज़्म है ऑपरेशन थिएटर, उसकी इब्तदाई चंद लाइनें हैं। जंग, अफलास और बीमारी, बेहिसी की फसील और इंसान, हादसों की ये तंग दीवारी, दूर तक एक महाज खामोशी, दर्द की सेले बेपनाह में है, हर जरी एक रज़्म गाह में है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़हीम। और ज़ाहिर है ये बहुत अजीम हमारी शख्सियात हैं और इनके हवाले से गुफ्तगू घंटों की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे वक्त महदूद है, इसलिए हम अख्तरुल ईमान साहब उर्दू नज़्म के हरावल दस्ते में शामिल है और उन्होंने उर्दू नज़्म को तगज़्ज़ुल के असर से बचाते हुए एक ऐसा मुनफरिद उसलूब और लहजा इख्तियार किया जो नए तख्लीक़कारों के लिए भी रोशनी का वसीला बना। तो फ़िरासत रिज़वी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, बहुत ख़ुद भी बहुत उम्दा शायर, अदीब व ख़तीब हैं और शेरी और अदबी मंजरनामे पे गहरी नज़र रखते हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब के हवाले से फ़िरासत साहब आप कुछ गुफ्तगू। ये 10 मिनट की या माफ़ कीजिएगा, ये 10 मिनट की या 9 मिनट की रीडिंग है, अगर इजाज़त हो मैं पेश करता हूँ। जदीद उर्दू नज़्म को आप कलक मेरठी के अंग्रेज़ी नज़्मों के तराजिम जवाहिर मंजूम से मंसूब कीजिए या इसका आगाज़ हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मौज़ूआती मुशायरों से वाबस्ता कीजिए जो 1874 में अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुए। जिस रुख से देखिए, जदीद उर्दू नज़्म का ज़र्रीन दौर 20वीं सदी का ज़माना करार पाता है। इक़बाल और जोश ने तरक्की पसंद नज़्म निगारों के लिए राह हमवार की और नस्र से करीब तर उसलूब और नीम खतीबाना लहजा, फितरत के हुस्न के इजहार और जदीद फ़िक्री मौज़ूआत को पहली बार शायरी में जगह दी। ग़ुलाम हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद महकूम अवाम में शेरी महासिन से आरास्ता ये पुरयकीन लहजा बहुत मकबूल हुआ। इक़बाल की शायरी में उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल का दुख उनके ज़ाती तजर्बे में ढल गया और उनकी शायरी एक दानाए रास के सोज़े दुरूं की आवाज़ बन गई। जोश वहदत इंसानी के नगमागर की हैसियत से सामने आए। कायनात के हुस्न, अक्ल परस्ती की रोशनी और आज़ादी के नारों ने उनकी वलवला अंगेज़ शायरी को जगमगा दिया। आगे चल के तरक्की पसंदों के समाजी शऊर और जदीदियत पसंदों की दाखिलियत परस्ती ने उर्दू नज़्म के सरमाए को सरवतमंद बनाया। इसी तारीख़ साज अदबी फ़ज़ा में अख्तरुल ईमान की नज़्म गोई का आगाज़ हुआ। उन्होंने अपने माजी को असर नौ दरियाफ़्त किया और उसे रिकन्स्ट्रक्ट किया और फिर उसे ख़ारजी अशिया और मनाजिर से जोड़कर एक ऐसा अलामती पैटर्न तश्कील दिया जो इससे पहले उर्दू नज़्म निगारी में मौजूद नहीं था। उनकी नज़मों का उसलूब खुरदरा और मारूज़ी है, लेकिन इन नज़मों के अंदर उतरिए तो खूबसूरत अलामतों का एक निज़ाम शिद्दत एहसास के रंगों में लिपटा नज़र आता है। सज्जाद ज़हीर का कहना है कि अख्तरुल ईमान की नज़में एक बार सुनने या पढ़ने से मुनकशिफ नहीं होती। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा कि आप इन नज़मों को समझकर बार बार पढ़िए और बाज़ हालात में मुझे तो लगता है कि अख्तरुल ईमान का कलाम राशिद और मीरा जी से भी ज़्यादा गौर व फ़िक्र का मुतालबा करता है। सज्जाद ज़हीर और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी जैसा मुतालबा ख़ुद अख्तरुल ईमान ने भी अपने कारी से किया है। उन्होंने लिखा है, ये मेरा खून जिगर है, इस पर कोई ऐसा हुक्म ना लगाइए जो आपकी गैर जिम्मेदारी पर दलालत करता हो। इसके बारे में कुछ कहने से पहले इसे कई बार पढ़िए और अपने आप को गज़ल की फ़ज़ा से निकाल कर पढ़िए। ये बात सच है कि अख्तरुल ईमान की शायरी गहरे इन्हिमाक
और तफक्कुर के बगैर अनफोल्ड नहीं होती। उनके कलाम में चंद ऐसे फ़िक्री और अलामती अनासिर हैं जिन्हें जाने बगैर उनकी नज़मों को समझा नहीं जा सकता। उनकी शायरी का सबसे बड़ा मोहताज उनका माजी है। उनकी माजी की यादें नॉस्टेल्जिया के ज़ेर असर तो कोई शेरी रवैया नहीं रखती, लेकिन माजी उनके यहाँ हाल को देखने का एक जाविया ज़रूर है। माजी उनकी शायरी की ऐसी क़ुव्वत है कि अगर उसको मिन्हा कर दिया जाए तो उनकी शायरी अपने मानी खो देगी। यादें उनके लिए उन आईनों की तरह हैं जिनमें वो अपना ही नहीं अपने अहद का चेहरा भी देखते हैं। उन्होंने किसी जगह लिखा है कि कोई भी वाक़या वो उस वक्त तक नज़्म नहीं करते जब तक वो याद में तब्दील ना हो जाए। अख्तरुल ईमान 12 नवंबर 1915 को नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी फ़तेह मोहम्मद मकामी मस्जिद में पेश इमाम थे। उनका बचपन गुरबत और उसरत में गुजरा। उन्होंने एंग्लो अरबिक कॉलेज से, जिसका नाम अब जाकिर हुसैन कॉलेज है, ग्रेजुएशन किया। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू की सनद हासिल की। इब्तिदा में वो कुछ अरसा ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे, जहां उन्हें नून मीम राशिद, सादत हसन मिंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र और मीरा जी से मुलाकातों के मौके मैसर आए। यहीं उनके मीरा जी से दोस्ताना मरासिम कायम हुए। मीरा जी से क़ुर्बत और मोहब्बत का ये रिश्ता मीरा जी की वफ़ात 3 नवंबर 1959 तक जारी रहा। अख्तरुल ईमान ने 100 से ज़्यादा फिल्मों के मुकालमे लिखे, जिनमें अपराध, पत्थर के सनम, कानून, मेरा साया, धर्मपुत्र, फूल और पत्थर, गुमराह और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वक्त फिल्म में उन्होंने एक मुख्तसर सीन में अदाकारी भी की, जिसमें वो क्लासरूम में तालिब इल्मों को अपनी नज़्म नुकरई घंटियाँ सी बजती है सुना रहे हैं। इसी फिल्म में उनका लिखा हुआ ये मुकालमा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, अवाम में बेइंतहा मकबूल हुआ और आज एक ज़रबुल मसल की हैसियत रखता है। उन्हें फिल्म धर्मपुत्र के लिए 1963 में और फिल्म वक्त के लिए 1966 में बेहतरीन डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1962 में उनके मजमूए कलाम यादें को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों के कामयाब स्क्रिप्ट राइटर और मुकालमा नवीस होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में गीत निगारी से इज्तिनाब किया और सिर्फ 2 फिल्मों के गीत लिखे। दरअसल वो अपनी शायरी पर कमर्शलिज्म का साया नहीं पड़ने देना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी में उनके 9 शेरी मजमूए शाये हुए: गिरदाब, सबरंग, तारीख सैयारा, आबजू, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरोसामा और ज़मीन ज़मीन। 9 मार्च 1996 को अख्तरुल ईमान बम्बई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया सुल्ताना ईमान और उनके करीबी दोस्त बेदार बख्त ने उनके गैर मतबूआ कलाम को मुरतब करके ज़मिस्तां सर्द मेहरी का के नाम से शाये किया, जिसका सरवरक हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के मुसव्विर M.F. हुसैन ने बनाया। यही उनका आखिरी शेरी मजमुआ, बहुत शुक्रिया। यही उनका आखिरी शेरी मजमुआ है। वक्त उनकी नज़मों का मरकज़ी किरदार है। वक्त उनकी नज़मों का मरकज़ी किरदार है। अख्तरुल ईमान का तसव्वुर वक्त समझे बग़ैर हम उनकी नज़मों की तफ़हीम नहीं कर सकते। वक्त कहीं रमज़ानी कसाई के रूप में कारी के सामने आता है। दस्तक में दर खुफ्ता पर दस्तक देने वाला नामालूम किरदार वक्त है। नज़्म मस्जिद में बहती हुई नदी वक्त है। नज़्म मौत में आवारा हवाओं का सुबुकसार हुजूम वक्त की अलामत है। उनकी हर नज़्म में वक्त का तसव्वुर उन्हें मुतहर्रिक रखता है। सरमायादाराना निज़ाम के बस ये आखिरी 2 लाइनें। सरमायादाराना निज़ाम के बनाए हुए झूठे खुदाओं के बारे में उनकी नज़्म तन्हाई में का ये बंद आज भी हमें दावत फ़िक्र दे रहा है। अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। ऐसे इंसानों से पत्थर के सनम अच्छे हैं, जिनके कदमों में मचलता हो दमकता हुआ खून, और जो मेरी मोहब्बत पे कभी हंस न सकें। मैं भी बेरंग निगाहों की शिकायत न करूं, या कहीं गोशे अहराम के सन्नाटे में जाके खाबीदा फराइन से इतना पूछूं,
हर जमाने में कई थे आपकी गुफ्तगू कि तो खुदा माशाल्लाह, एक ही था, आप अब तो इतने हैं कि हैरान हूँ किसको पूजूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। असल में मसला ये है कि जो इससे कबल वाला सेशन था उसमें 20 मिनट ज़्यादा 20 उस मिनट, सेशन में गए थे, तो हमारे पास वक्त बहुत महदूद रह गया। आज जुमे का दिन भी तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात मुझे बच्चों से कहनी है कितने, कि 10 मिनट हो आप बहुत तवज्जो से सुनिए, मैंने ये बड़ी अहम 2 गुफ्तगू सुबह है जो पढ़े। यहाँ पर हो रही है। और ये जो मकाले भी यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं शाये भी होंगे, बेशक पढ़े भी जाएंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त महदूद है इसलिए शुरका से बस्ता गुजारिश है मेरी कि ज़ाहिर है कि जो कुछ यहाँ पे पेश किया जा चुका और जो पेश किया जाएगा। तनवीर अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ुद भी बहुत अच्छी शायरा, तहक़ीक़ व तनक़ीद व तराजिम के अलावा नसरी शायरी से भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। नून मीम राशिद ने कहा कि हमारे नए ख्वाब हैं आदम नौ के ख्वाब, जहाने तगो दो के ख्वाब। तो नए आदम के ख्वाबों और नई नज़्म के इर्तक़ा को आप नून मीम राशिद के यहाँ कैसे देखती हैं? खाली आपका जो सवाल है वो तो इतना तवील उसका जवाब होगा कि वो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती। तालिब इल्म बिल्कुल लेकिन खामोश मैं रहें। मुख्तसर से नुक्ते पर बात करूँगी नून मीम राशिद की शायरी के हवाले से। तो नून मीम राशिद की इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है कि नून मीम राशिद की शायरी शायद इकबाल के बाद जो सबसे बड़ा नज़्म निगार आता है वो उसे नून मीम राशिद को कहा जा सकता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फ़ैज़ पसंदी, बाज़ औक़ात फ़ैज़ पसंदी जो है वो राशिद पसंदी से टकरा भी जाती है। तो नून मीम राशिद की शायरी और शख्सियत पर बहुत कुछ लिखा गया है। 1975 में उनके इंतकाल के कुछ ही बाद नया दौर का खुसूसी राशिद नंबर छपा जिसमें साक़ी फ़ारूक़ी, आगा अब्दुल हमीद और ग़ुलाम अब्बास ने उनकी ज़िंदगी और शख्सियत के हवाले से लिखा। जबकि उनकी शायरी पर जिन नक्कादों और शायरों की तहरीरें शाई हुई उनमें बहुत सारे नाम हैं जिनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, सलीम अहमद, अज़ीज़ अहमद, वारिस सलवी, वज़ीर आगा, मुमताज़ हुसैन, मीरा जी, मोहम्मद हसन अस्करी, डॉक्टर जमील जालबी, ये लोग कुछ लोग हैं जो उसमें शामिल हैं। तो फिर बाद में इस कुछ इजाफ़ों के साथ जमील जालबी ने इस खुसूसी शुमारे को किताबी शक्ल में नून मीम राशिद एक मुताला के नाम से शाये किया जिसमें उनके ख़ुतूत, तनक़ीदी मज़ामीन और 10 नई नज़में भी शामिल थीं। ये किताब 1986 में छपी और यकीनन उसे राशिद पर एक बहुत ही अहम किताब कहा जा सकता है। तो बाद में उन पर तहक़ीक़ व तनक़ीद से के नतीजे में जो किताबें शाये हुई उनमें डॉक्टर आफ्ताब अहमद की किताब नून मीम राशिद शायर और शख्स, डॉक्टर ज़ियाउल हसन की 2008 में छपने वाली अकादमी अदबियात पाकिस्तान के किताबी सिलसिले उर्दू अदब के मेमार में शामिल किताब नून मीम राशिद शख्सियत और फ़न, और उन्हीं की नून मीम राशिद की शायरी तज्ज़ियाती मुताला, और मोहम्मद हमीद शाहिद की 2014 की किताब राशिद मीरा जी फ़ैज़ नायाब हैं हम शामिल हैं। ये सब हैं। 2010 में जब उनका जश्न विलादत 100 साल जश्न विलादत मनाया जा रहा था तो उस पर मेरा ख़्याल है यास्मीन हमीद ने एक राशिद नंबर छापा था बुनियाद का एल्बम। तो और नासिर अब्बास नैयर का भी उस पर काफ़ी काम है उनकी शायरी पर। तो इन किताबों में मैंने कुछ किताबों को इनमें से देखा, सबको नहीं देखा हुआ है। ये बात मैं कहूँगी इन किताबों में दूसरे हवाला जात भी मिलते हैं, मगर मुझे 2006 में वादा पब्लिशर्स की तरफ से छपे हुए मंजर आम पर आने वाली जो किताब है अदब की निसाई रद्द तश्कील में शामिल फ़हमीदा रियाज के राशिद पर मजमून नून मीम राशिद और हरीशा हैरान परेशान औरत का हवाला उसके बाद शाये होने वाली किसी किताब में नहीं मिला। ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये कहूँगी। हाँ अच्छा गोया कि कहा जा सकता है कि फ़हमीदा रियाज के इस मजमून की कोई पजीराई नहीं हुई, जैसे कि फ़हमीदा रियाज के नुक्ता नज़र और तनक़ीद से इत्तफ़ाक़ करना उनके मद्दाहीन नक़ादों के लिए मुमकिन ना हो, या उनकी तनक़ीद ऐसी खाम ख्याली और ऐसे नज़रियात पर मबनी हो जिन्हें नक़ादों के हल्क़े ने कमज़ोर करार देकर दरख़ोरे एतना ना समझा हो। इसी ख्याल से मैंने सोचा कि मैं आज इस मजमून के हवाले से राशिद पर बात करूँ। इसमें कोई शक नहीं कि राशिद ने उर्दू शायरी में लफ्ज़ियात का एक इनकलाब बर्पा किया, और जो हर बड़े शायर की खुसूसियत होता है और जो उनसे पहले मीर गालिब और इकबाल की शायरी का जौहर कहा जा सकता है। और फ़हमीदा रियाज भी राशिद के तसव्वुर औरत पर कड़ी तनक़ीद करते हुए बार बार इस बात का यादा करती हैं कि राशिद ने हमें बहुत अच्छी नज़में दी, यानी वो उनकी शायराना अज़मत को उसी तरह तस्लीम करती हैं जैसे कि फ़ैज़ और मीरा जी की अज़मत को, जबकि फ़ैज़ और मीरा जी के तसव्वुर औरत को वो बहुत पसंद करती हैं।
और राशिद के तस्वुर औरत पर उन्हें शदीद एतराज़ात हैं। उनके ख़्याल में राशिद की तमाम शायरी में औरत का वजूद एक गोश्त की गठरी है से ज़्यादा नहीं। इस ज़म्न में वो सबसे पहले जिस नज़्म का हवाला देती हैं वो नज़्म इंतकाम है, जिसको ज़ियाउल हसन ने इन दो मातूब नज़्मों में से एक करार दिया है, जिस पर लोगों को शदीद एतराज़ है। दूसरी नज़्म रक़्स है, जिस पर लोगों को एतराज़ है, और उन्होंने इसका तज्ज़िया करते हुए हयातुल्लाह अंसारी का नुक्ता नज़र पेश किया है कि इस नज़्म का क्या मतलब है और किसी से इंतकाम लेना क्या होता है। फ़हमीदा रियाज़ को जिस ख़याल पर एतराज़ है वो मतलब मैं पढ़ूँगी। एक बरहना जिस्म अब तक याद है, मेरे होंठों ने लिया था रात भर, जिससे अरबाबे वतन की बेबसी का इंतकाम। काबिल एतराज़ बात यह है जो उन्होंने बयान की है कि कौम की बेबसी का इंतकाम किसी औरत से क्यों लिया जाए, चाहे वो दुश्मन मुल्क की है, और जिस को ज़रिया इंतकाम बनाने की ख्वाहिश की कड़ी जना बिल जब्र को एक हथियार बनाने वाली फ़ौजी और जंगी हिकमत अमली से जा मिलती है, जिसके ख़िलाफ़ आज सारी दुनिया बात करती है। राशिद की नज़्म बेकरार रात के सन्नाटे में ये ख़्याल मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आता है, जिसमें वो जिनसी अमल के दौरान ख़ुद को दुश्मन मुल्क का सिपाही तस्वुर करते हुए इस अमल की लज्जत को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। मावरा की एक और नज़्म तिलिस्म जावेदा पर उन्हें एतराज़ है कि शायर औरत से गुफ्तगू को वक्त का ज़िया समझता है और अपनी फ़ौरी ज़रूरत पूरी करने का एक ज़रिया। जब वो कहते हैं, रहने दे अब कुछ नहीं, अब खो नहीं बातों में वक्त, अब रहने दे वक्त के इस मुख्तसर लम्हे को देख, तू अगर चाहे तो ये भी जावेदा हो जाएगा। ईरान में अजनबी की जिन नज़मों में तस्वुर ज़न पर फ़हमीदा रियाज़ ने एतराज़ात उठाए हैं वो तो दो हैं, हमाऊस एक नज़्म है और खिलवत में जलवत वो, मगर वो मजमूई तौर पर इस मजमूए में औरत की तरफ उनके रवैये पर मोतरज़ हैं। उनके अगले दोनों मजमूओं, राशिद के दोनों मजमूओं ला इंसान और गुमा का मुमकिन की शायरी को वो मजमूई तौर पर शायराना खल्लाक़ी की उम्दा तरीन मिसाल करार देती हैं, मगर तस्वुर ज़न फिर भी काबिल एतराज़ी रहता है। जिन नज़्मों का हवाला देते हुए उन्होंने राशिद पर तनकीद की वो हैं हुस्न इंसान, अफलातून इश्क पर एक तंज़, मिसेस सालामांका, अबू लहब की शादी, हसन कूज़ागर और आरज़ू राहिबा है। ये चंद नज़्में हैं जिनको लेकर उन्होंने अपनी मतलब ये दलील पेश की है कि राशिद का तस्वुर औरत जो है वो काबिल एतराज़ है। कम अज़ कम राशिद ने, अब हमें ये जायज़ा लेना होगा, मैंने मुख्तसरन बग़ैर किसी हवालों के यानी नज़्मों के हवालों सुनाने के, यहाँ पर क्योंकि वक्त कम है मैंने इसको इस तरह से बयान कर दिया है, लेकिन हम अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें और हमें ये, अगर ये बात सच है कि उनका जो मजमून है उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो उसको हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कम से कम आज जो हमें तानीसियत का जो ज़माना नज़र आता है, तानीसियत जिस मरहले पर हमें नज़र आती है, जितनी शिद्दत से वो नज़र आती है, और जितनी सारी औरतें जो हैं वो लिख रही हैं, पढ़ रही हैं और बात कर रही हैं इन मौज़ूआत पर, उसमें ये बात बहुत अहम हो जाती है कि इस मज़मून को बहुत अहम समझा जाना चाहिए, और अगर ये बातें राशिद के हवाले से किसी तरह से गलत साबित हो सकती हैं तो उनको गलत साबित करने की कोशिश करना चाहिए या उन पर मज़ीद काम होना चाहिए। तो कम से कम राशिद ने जिन्स को काबिल एतना तो समझा। इसमें यह बात भी अहम है कि हमारे यहाँ जिन्स पर किन लोगों ने लिखा है, बहुत कम लोगों ने लिखा है। मतलब फैज़ के यहाँ मुझे नज़र नहीं आएगा कि वो जिन्स को इस तरह से लिखते हैं, या राशिद हैं या मीरा जी हैं, और उसके बाद जो शायर आ रहे हैं वो खालिद जिन्स पर लिखते हैं। और फ़हमीदा रियाज़ पर ख़ुद ये इल्ज़ाम एक तरह से लगता है कि उन्होंने जिन्स पर लिखा, तो वो तो ख़ुद उसमें शामिल हैं, लेकिन बहरहाल वो ये कहेंगी कि उन्होंने जिन्स में मर्द को कोई शय नहीं बनाया है, जबकि राशिद जो है वो उसको एक ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, एक शय की तरह पेश करते हैं। तो ये जो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करने की का अमल है, शायरी में हो या कहीं और हो, यानी ज़िंदगी में तो ये हम बहुत ही आम देखते हैं। तो ये अमल जो है, जो आजकल तानीसी डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, तो उनमें ये भी एक डिस्कोर्स है कि जिनसी अमल ख़ुद एक
औरत की महकूमियत का अमल है। बहुत तो बहुत शुक्रिया। यानी ये महकूमियत जो बिल्कुल। है वो मज़ीद बढ़ जाती है जी। जिनसी अमल के ज़रिए, यानी जो ख़वातीन होमोसेक्सुअल लेस्बियन होती हैं वो इसी बात से मतलब जस्टिफाई करती हैं उसको कि ये हमें मर्द से दूर रहना है जी। ताकि हम उनके महकूम ना बन सकें। तो ये क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं? तो इन सारे जो तानीसी डिस्कोर्सेस चल रहे हैं मेरा ख्याल है वो अहम है, और उनकी रोशनी में हमें राशिद की शायरी को भी देखना चाहिए और दूसरे जो अदीब हैं उनकी शायरी को भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल बहुत है शुक्रिया काफ़ी है जी, ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया। आपका अपना एक नुक्ता नज़र है और आपने तानीसी डिस्कोर्स के हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू की है। बहुत अहम लोग यहाँ मौजूद हैं, सवालात भी उठाए जा सकते हैं लेकिन वक्त का मसला हमारे पास है। मशहूर मुहक्किक और नक़ाद जनाब औरंगज़ेब नियाज़ी भी हमारी इस महफ़िल में मौजूद हैं। साहिर लुधियानवी साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साहिर का लहजा तो रूमानी है लेकिन मौज़ूआत ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ से वाबस्ता नज़र आते हैं, और उनकी जो तवील नज़्म है परछाइयाँ, वो भी रुमान और हकीकत के इम्तज़ाज से ही मुतशक्किल हुई है। औरंगज़ेब नियाज़ी साहब साहिर लुधियानवी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं साहिर बुनियादी तौर पे तरक्की पसंद नज़्म निगार थे। मैं उनकी नज़्म के बारे में बहुत मुख्तसर, बल्कि जितना मैंने लिखा था उससे भी मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि मैं किश्वर आपा के बहुत करीब बैठा हूँ और ऐसा ना हो कि वो मुझे 8 मार्च 1921 को लुधियाना के ज़मींदार चौधरी फ़ज़ल मोहम्मद के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अब्दुल हाई रखा। जागीरदार बाप ने अपनी 11वीं बीवी के बतन से पैदा होने वाली औलाद नरीना का ये नाम बेटे की मोहब्बत में नहीं बल्कि अब्दुल हाई नामी एक मुखालिफ पड़ोसी की नफ़रत में रखा ताकि वो उसे ऊंची आवाज़ में जी भरकर गालियां दे सके। वारिस की ख्वाहिश में शादी दर शादी करने वाले ज़मींदार ने एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत से शादी तो कर ली थी लेकिन वो अपने समाजी मर्तबे के जाम में उसे पूरी तरह कबूल करने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस बाहिम्मत बगावत आमादा औरत ने अपने जायज़ हकूक़ और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जब नौबत बच्चे की तहवील तक पहुंची तो 10 साल के अब्दुल हाई यानी साहिर लुधियानवी ने अदालत के कटहरे में खड़े होकर अमीर बाप के ख़िलाफ़ गरीब माँ के हक़ में गवाही दी। ये एक गैर मामूली वाक़या था। साहिर की गवाही सिर्फ़ बाप के ख़िलाफ़ माँ के हक़ में गवाही नहीं थी, ये जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम, जागीरदार के ख़िलाफ़ मज़दूर किसान और मर्द के ख़िलाफ़ औरत के हक़ में गवाही थी। इस वाक़े ने साहिर की शख्सियत, मिजाज और उसके शेरी निज़ाम की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया है। मुज़ाहमत, हुज़्न और मज़लूम औरत की आवाज़ साहिर की नज़्म के बुनियादी मौज़ूआत हैं। उसके यहाँ इश्तराकियत से इंसिलाक और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी महज अपने ज़माने की हावी फ़िक्र का नतीजा नहीं था, इसमें साहिर की ज़ाती महरूमियों और ज़हनी साख्त का अमल दखल भी है। उसका ज़ाती तजर्बा इज्तिमाई इंसानी तजर्बे से हम आहंग होता रहा। इस ज़ाती तजर्बे ने साहिर को अपने अहद के मखसूस समाजी और मुआशी रवैयों का शऊर देने के बाद एक आइडियालॉजी से मुंसलिक कर दिया। उसकी अक्सर नज़मों में आइडियालॉजी जमालियाती अक़दार पर मुकद्दम रहती है और उसकी नज़्म में गुस्सा, झुंझलाहट और शिकवा बहुत नुमायाँ हो जाता है। लहलहाते हुए खेतों पे जवानी का समा और दहकान के छप्पर में बत्ती न धुआं, ये फलक बोस मिलें दिलकश व सीमी बाज़ार, ये गलाजत पे झपटते हुए भूखे नादार, दूर साहिल पे वो शफ़ाफ मकानों की कतार, सरसराते हुए पर्दों में सिमटते गुलजार, ये सभी क्यों है, ये क्या है, मुझे कुछ सोचने दे, कौन इंसान का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दे। बीच में मैं छोड़ रहा हूँ। अपने मारूफ मुआसिर शोरा मसलन राशिद, मीरा जी और मजीद अमजद के बरक्स साहिर की नज़्म में अबहाम और पेचीदगी नहीं है। पेचीदगी और अबहाम अलामत और इस्तियारे से जन्म लेता है। साहिर की नज़्म में बेशतर अलामतें, इस्तियारे और तलाज़में वही हैं
जो अमूमी तरक्की पसंद शेरियात का हिस्सा थे। ये शायद उसकी नज़रियाती वाबस्तगी का तकाजा भी था, मगर एक शायर के तख़य्युल को किसी नज़रिए के कफ़स में कैद करना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे वो बार बार इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश भी करता रहा। उसकी इश्किया, रूमानी, हत्ता कि इनकलाबी शायरी में भी हुज़्न की एक लहर कहीं ज़ेरी और कहीं बालाई सतह पर मुस्तकिल मौजूद रहती है। हुज़्न और यास कनूतियत को जन्म देता है। यास और इनकलाब नीज़ इश्किया शायरी और मुज़ाहिमत बदाते खुद एक पैराडॉक्स है, और यही पैराडॉक्स साहिर की नज़्म का वस्फ़ और इनफराद भी है। उसके यहाँ हुज़्न और रूमान ताकत और जबर के रद्द और रद्द अमल में ज़ाहिर हुआ है। ये अमूमी तरक्की पसंद जमालियात के मतवाज़ी एक और तरह की जमालियात का इजहार है। इस मतवाज़ी जमालियात का एक पहलू ये भी है कि साहिर ने नज़्म और गज़ल के अलावा गीत और भजन की असनाफ़ में भी अपना तख्लीकी इजहार किया है। गीत उसने अपनी मुआशी ज़रूरत के तहत लिखे, लेकिन उसने फ़िल्मी गीत को अदबी अक़दार से आशना किया और उसे अपने नज़रिए के प्रचार का वसीला भी बनाया। भजन एक यकसर मुख्तलिफ सिन्फ़ है। इसका मिजाज और डिक्शन खालिस मकामी हिंदी तहज़ीब की तर्जमानी करता है। जिस ज़माने में उर्दू को सिर्फ़ मुसलमानों से जोड़ा जा रहा था, उस ज़माने में साहिर का भजन लिखना ज़ाहिर करता है कि उसने उर्दू की कौम परस्ती को कबूल करने के बजाय वसीउल मशरबी और अपनी तरक्की पसंदाना सोच का अमली सबूत दिया। यही साहिर लुधियानवी की तरक्की पसंद नज़्म का इनफराद है। दर ज़िंदा से देखें या अरूजे दार से देखें, तुम्हें रुसवा सरे बाज़ार आलम हम भी देखेंगे। ज़रा दम लो माले शौकते जम हम भी देखेंगे। ये हंगामे विदाए शब है ए जुल्मत के फर्जंदो, सहर के दोष पर गुलनार परचम हम भी देखेंगे। तुम्हें भी देखना होगा, ये आलम हम भी देखेंगे। वाह वाह। नासिर औरंगज़ेब नियाज़ी साहब साहिर लुधियानवी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नज़्म के एक और बहुत अजीम शायर मजीद अमजद, जिन्होंने मौज़ूआती तनव्वुअ और हयाती तजुर्बात के साथ साथ मकामियत और अर्जियत से भी उर्दू नज़्म का रिश्ता मुस्तहकम किया। उसके अलावा हमारे जदीद अहद के एक और साहिब उसलूब शायर जनाब साक़ी फ़ारूक़ी, जिनके लहजे में शिद्दत भी है और एक तलख़ी का एहसास भी, नए इंसान के एहसासात उनके यहाँ। नासिर अब्बास नैयर साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने तनक़ीदी थ्योरी पे भी काम किया और नज़्म के बाब में भी बहुत उम्दा तनक़ीद लिखी है। नासिर साहब, आपके ऊपर 2 शोरा की ज़िम्मेदारी, मजीद अमजद और साक़ी फ़ारूक़ी के हवाले से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो आपने सब लोगों में से मेरे साथ ये इम्तियाज़ बरता है कि सब ने एक एक शायर पे गुफ्तगू की है और मेरे कांधों पे आपने 2 इतने बड़े शायरों का, जिनका बिल्कुल आपस में मिजाज हम आहंग भी नहीं था, तो मैं बस इशारात कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि साक़ी फ़ारूक़ी और मजीद अमजद दोनों जदीदियत की शेरियात में लिखने वाले शायर हैं और दोनों ने अगरचे गज़लें भी लिखी, लेकिन उनकी जो बुनियादी शनाख्त और उनका जो बुनियादी तख्लीकी जौहर है वो उनकी नज़्म में ज़ाहिर हुआ है। और लेकिन उनके मिजाज में बहुत फ़र्क था। एक बुनियादी बात जिसको मैं समझता हूँ कि जदीद शायरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि जदीद शायर, तो उसके तहत आने वाले सारे शायर एक जैसे नहीं होते। जिस तरह तरक्की पसंदी शेरियात एक चीज़ है, तरक्की पसंदी शेरियात को प्रैक्टिस में लाना और उसके तहत लिखना बिल्कुल अलग है। जिस तरह क्लासिकी शायरी की शेरियात एक है, लेकिन उसमें जितने शायर आते हैं वो इनफरादी तौर पर उस शेरियात को कबूल करते हैं। इसी तरह जदीदियत की शेरियात के तहत लिखने वाले भी वो आगे एक ज़ैली इनफरादियत और बाज़ औक़ात वो इतनी बुनियादी इनफरादियत है कि वो जदीदियत की एक वज़ा करदा शेरियात और जदीदियत के जो कैनन हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं और फिर उनके डांडे फिर हमें किसी और जगह मिलाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों जदीद शायर तो हैं, लेकिन दोनों की जो जदीदियत है, एक साक़ी फ़ारूक़ी की जदीदियत है और एक मजीद अमजद की जदीदियत है।
पहले मैं साकी फ़ारूकी का जिक्र करूंगा। साकी फ़ारूकी के कुछ गज़ल के 2 शेर में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जो ख़ुद ज़ुबान के ताल्लुक़ से समझने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ुबान को किस तरह इस्तेमाल करते थे, और जिसकी तरफ मिर्ज़ा अतर बेग साहब ने आज इशारा किया, थोड़ा सा उसको भी बयान करते हैं कि हमारी जो अरस्तुई एक जदलियात थी जिसके तहत हम दुनिया को सफ़ेद और स्याह में तकसीम करते थे, तो उसको तोड़ने वाले जो जदीदियत ने तोड़ा, और जिसमें उन्होंने जो स्याही में सफ़ेदी और सफ़ेदी में स्याही, दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी का और दुनिया का और कायनात का एक मुतनाक़िज़ाना तसव्वुर पेश किया। एक दोज़ख था मेरे सीने में, एक दोज़ख था मेरे सीने में, जिससे चेहरा मेरा मुनव्वर था। अब सीने में दोज़ख है, चेहरा जल नहीं रहा, चेहरा मुनव्वर है। मुझ में 7 समंदर शोर मचाते हैं, एक ख़याल ने दहशत फैला रखी है। यानी 7 समंदरों का शोर है, लेकिन दहशत एक ख़याल की है। ये जो ज़िंदगी के तनाक़ुज़ात हैं, मुतनाक़िज़ तसव्वुर हकीकत का, ये उनकी नज़्मों में भी याद नज़र आता है। उनकी ज़िंदगी में भी था, वो ज़िंदगी में भी बहुत से तनाज़ात पैदा करते थे। यानी ज़िंदगी उनकी तनाज़ात में घिरी थी, लेकिन शायरी उनकी मुतनाक़िज़ात से इबारत है। ये बुनियादी फ़र्क। उन्होंने अपनी किताब जैसे पाप बीती लिखी, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात लिखे हैं जिनको बयान करने के लिए बहुत जुर्रत चाहिए, बहुत जसारत चाहिए। इसी तरह उनकी एक तनकीदी किताब है हिदायत नामा शायर, उसमें उन्होंने बहुत से शायरों का जो मुताला किया है और उसमें जो बहुत से एतराज़ात किए हैं वो भी काफ़ी, एक लगता है कि जैसे वो कभी गुस्से के ज़ेर असर रहते थे। और उनकी नज़मों को आप पढ़ें तो कहीं कहीं गुस्सा जो है वो एक उनकी नज़मों का तख्लीकी मुहर्रिक भी बनता है। ये लाजमी नहीं कि इंसान के तख्लीकी मुहर्रिक का कोई एक जज्बा हो, वो कई जज्बात हो सकते हैं। दहशत भी उसका एक बुनियादी तजर्बा बन सकता है, गुस्सा भी बन सकता है, नफ़रत, हसद, ये जितने यानी इंसानी जज्बात हैं। हमारे यहाँ जैसे वो अरस्तु मगरबी फ़िक्र का ज़्यादा असर हुआ, तो हमने जैसे ड्रामे में सिर्फ वो रहम और तर्स देखे, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप जो मशरक़ी शेरियात का ख़ास तौर पर संस्कृत का हिस्सा है, उसमें कम से कम 36 इंसानी जज्बात को, जो किताब है भरत की नाट्य शास्त्र, उसमें कम से कम 38 इंसानी जज्बात को पेश किया गया है, जिनको ड्रामा और शायरी पेश करती है। तो लिहाजा जो इंसान के तख्लीकी मुहर्रिकात हैं वो कोई 1, 2, 4 जज्बात नहीं होते, वो कई तरह के हो सकते हैं। तो इनके यहाँ भी जो गुस्सा है वो उनकी तनकीद में भी नज़र आता है और शायरी में भी, लेकिन ज़ाहिर है 2 अलग अलग तरह से नज़र आता है। अच्छा, एक और तनाक़ुज़ जो उनकी ज़िंदगी में था कि वो ख़ुद जदीद शायर थे और मीरा जी, फैज़ और राशिद, इन 3 को बहुत पसंद करते थे, और मगरिब में यीट्स को, एज़रा पाउंड को और टी.एस. एलियट को पसंद करते थे। और ये भी एक अजीब बात है कि जिस ज़माने में वो वहाँ रहे हैं इंग्लैंड में, उस ज़माने के शोरा उनके यहाँ उनका ज़िक्र कम मिलता है, लेकिन ये 3 एक तरह की जो ट्रिनिटी बनती है जदीद उर्दू शायरों में और जदीद मगरबी शायरों में इनका। अच्छा, वो इनका असर भी कबूल करते हैं, लेकिन इन पर एतराज़ात भी करते हैं, और राशिद की तारीफ़ करते हैं, मीरा जी की तारीफ़ करते हैं, फैज़ पे काफ़ी एतराज़ात करते हैं कि उनके यहाँ जो ज़ुबान है और जो मुहावरा है और तजुर्बा है वो महदूद है। राशिद को अपना ज़्यादा वो पसंदीदा करार देते हैं। लेकिन हिदायतनामा शायर में जब वो दूसरे शायरों पे तनकीद करते हैं तो सिर्फ वो अरूज़ी हवाले से और लिसानी हवाले से करते हैं। तो ये एक अजीब है कि आप शायरों में जदीद शायरों को पसंद करते हैं, उनको अपना एक कैनन बनाते हैं, लेकिन जब ख़ुद अमली तनकीद लिखते हैं तो आप उनकी जो जदीदियत है, यानी जो एक जदीदियत में जिस तरह बुनियादी मसला एक फॉर्म और कंटेंट की जदलियात है, अब इसको मौजू की बनाने की बजाय आप बिल्कुल एक रिवायती तनकीद लिखते हैं। तो ये भी उनकी एक शख्सियत में एक तनाक़ुज़ था। लेकिन एक उनके लिए मसला सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ साकी फ़ारूकी के लिए उनके तख्लीकी मुहर्रिक का काम करता रहा है, वो ये था कि वो उन्होंने जिन जदीद शायरों को अपने सामने रखा, राशिद को, फैज़ को, मीरा जी को, अब उनकी तरह वो बनना नहीं चाहते थे, उनसे बिल्कुल एक अलग रास्ता इख्तियार करना चाहते थे और बिल्कुल एक अलग। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई किरदारी नज़में लिखी और कई ऐसे फ़र्ज़ी किरदार भी बनाए, जिस तरह जान मोहम्मद ख़ान उनकी नज़मों का एक किरदार है, शेख ज़मन शादानी एक किरदार है, हाजी भाई पानी वाला जिस पे उनके फिर एक कुलियात भी छपी जिसमें 3 मजमूए हैं। और इसी तरह उन्होंने कुछ जानवरों पर, हशरात पर, उन पे अजीब नज़में लिखी जो हमारे यहाँ पहले नहीं लिखी गई। मसलन मजीद अमजद के यहाँ दरख्त हैं, परिंदे हैं,
दूसरे मखलूक़ात हैं, चींटियाँ हैं, फाख्ताएँ हैं, लालियाँ हैं, लेकिन इनके यहाँ वो आम तौर पर किरदार आए हैं, वो चीज़ें मखलूक़ात आई हैं जिनको हम आम नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मसलन सूअर पे नज़में लिखना, खंजीर पे नज़में लिखना, या इसी तरह शेर इमदाद अली का मेंढक, खाली बोरे में ज़ख्मी बिल्ला, मस्ताना हिजड़ा, यानी जो एक तरह से हमारी जो एक लुग़त है, जो समाजी लुग़त है, समाजी अखलाकियात की लुग़त है या समाजी अक़दार की लुग़त है, ये हमारी समाजी जमालियात की लुग़त है, जिनमें जिन चीज़ों को नापसंदीदा करार दिया जाता है, जो साकी फ़ारूकी साहब थे वो उनको उनमें ले आते थे। बहुत एक और चीज़ अभी मुझे बात जी मुकम्मल जी करने बिल्कुल, दो। आप अभी तो आपकी गुफ्तगू जारी जी, है। और इसके बाद उनके शायरी पे जो एक और असर हुआ है वो उनके ज़ाहिर जिला वतनी का था, और एक तरह की उन्होंने दोहरी जिला वतनी नहीं की बल्कि थ्री फोल्ड जिला वतनी की, कि वो गोरखपुर में पैदा हुए, वहाँ से उनका ख़ानदान मशरक़ी पाकिस्तान आया, मशरक़ी पाकिस्तान से फिर कराची, बल्कि 4, और फिर यहाँ से वो कराची से वो लंदन चले गए। तो ये जो एक जला वतनी थी और मुसलसल जला वतनी थी, इसका एक अजीब व गरीब कर्म और वतन और मट्टी से एक जो लगाव था वो इनके यहाँ आया। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जहाँ बैठकर हम जिस मट्टी के लगाव का जिक्र करते हैं और जो इनकी नज़मों में मट्टी का से लगाव नजर आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी हिजरत में आप जिस तरह वतन को दरियाफ्त करते हैं बिल्कुल और चीज़ है, लेकिन आप अपने मुल्क में रहते हुए जब आपके जो स्टेट के नैरेटिव होते हैं जो आपको अपनी मट्टी से दूर रहने पर मजबूर करते हैं और आपके अंदर मट्टी की मोहब्बत पैदा होती है, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो लिहाजा और जदीद शायर तो खैर हर तजर्बे को चूँकि इनफरादी सतह पर देखता है, तो उन्होंने उनके यहाँ जो वतन घर का जो तसव्वुर है वो एक जिला वतनी और मैनी फोल्ड जिला वतनी, कई तहों वाली जिला वतनी, इसका एक उनके यहाँ नज़र आता है। और ज़ाहिर है चूँकि वहाँ घर नहीं है, वो उन्होंने लंदन ने उन्हें बहुत कुछ दिया, मालिया सूदगी दी और मुताले का एक बहुत वसी मैदान दिया, और इसके अलावा उन्हें एक आज़ादी दी। और जो मसलन पाप बीती और हिदायतनामा शायर जैसी किताबें शायद वो यहाँ बैठकर नहीं लिख सकते, ये जो उन्हें आज़ादी दी, लेकिन जो एक बेघरी का तस्वुर है वो उनके यहाँ बहुत नज़र आता है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ जो एक और हवाले से भी बहुत अहम है कि किस तरह उनके यहाँ ये जो देखें जो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो ये 20वीं सदी के अदब का, जदीद अदब का बहुत बड़ा तजर्बा है। डिस्प्लेसमेंट एक और चीज़ है, माइग्रेशन और चीज़ है। इनके यहाँ माइग्रेशन से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा नज़र आती है। और वो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे असरअंदाज होती है कि बज़ाहिर आप माली तौर पर आसूदा हैं, अमन में हैं, लेकिन आप अंदर से एक मुसलसल जो बेघरी और दर बदरी का एक तजर्बा है वो कर रहे हैं। ये देखिए इनकी एक नज़्म है, जिस रात नहीं आता हूँ मैं मेरे घर में होता है कोई, उस बिस्तर पर सोता है कोई, उस कमरे की दहलीज पर अपना सर रख कर रोता है कोई, ये छुप छुप कर रोने वाला अपनी ही तरह महरूम ना हो, मगमूम ना हो, मजलूम ना हो, मुमकिन है उसे भी छुप छुप कर रोने का सबब मालूम ना हो। अब ये हमें भी ये शेर याद आता, आपको भी याद आया होगा अब्बास ताबिश का कि घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। और एक आखिरी इनकी नज़मों में एक और चीज़ थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट और दर बदरी और मुसलसल सफ़र ये कोई आसान नहीं है। इसका जो एक बड़ा एक शदीद एहसास था वो इनकी नज़मों में था। और ये नज़म ख़ास तौर पर जो है वो जान मोहम्मद ख़ान सफ़र आसान नहीं इसमें आया। तो मैं सिर्फ उसकी 2-4 लाइनें पढ़ के ये मुकम्मल गुफ्तगू करता हूँ कि थोड़ी देर में ये पगडंडी टूट के एक गंदे तालाब में गिर जाएगी, मैं अपने ताबूत की तन्हाई से लिपट कर सो जाऊंगा, पानी पानी हो जाऊंगा और तुम्हें आगे जाना है, एक गहरी नींद में चलते जाना है, और तुम्हें इस नज़र न आने वाले बोरे अपने खाली बोरे की पहचान नहीं, जान मोहम्मद ख़ान सफ़र आसान नहीं। वाह, मजीद अमजद साहब के हवाले से मैंने थोड़ा सा इनका इसलिए जिक्र किया, अब ज़ाहिर है मेरे पास कम वक्त बचा है, क्योंकि मजीद अमजद पे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अगरचे कराची में मजीद अमजद पे बहुत कम गुफ्तगू हुई है और शायद पढ़ा भी कम गया है जितना वहाँ बाकी जगहों पे पढ़ा गया है, लेकिन मैं चूँकि उन पर पूरी किताब भी लिख चुका हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ मुख्तसर 2-3 बातें, सिर्फ इशारात 3-4 करना ज़रूर चाहता हूँ। देखें, जदीद उर्दू नज़्म में 4 बुनियाद हम कह सकते हैं कि वो एक बुनियाद गुजार शायर हैं, जिनमें राशिद हैं, मीरा जी हैं और मजीद अमजद हैं और अख्तर अली मान।
अब ये चारों, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि चारों जदीद शायर हैं, लेकिन चारों की बिल्कुल अलग अलग पहचान है। अगर हम देखें तो जो मजीद अमजद हैं, उनकी जो शायरी का बुनियादी लैंडस्केप है, कल्चरल लैंडस्केप, वो एक हड़प्पाई तहज़ीब और वादी सिंध की तहज़ीब है। राशिद के यहाँ जो हावी और डोमिनेंट है वो एक अजमी लैंडस्केप है। अच्छा, और जो मीरा जी हैं, उनके यहाँ कदीम और जो अहद वस्ता का हिंदुस्तानी एक कल्चरल लैंडस्केप है वो ज़्यादा नज़र आता है। अख्तरुल ईमान जो हैं, उनके यहाँ जो बिल्कुल रोज़मर्रा ज़िंदगी है और मामूल के सामने के तजर्बात को जिस तरह अख्तरुल ईमान ने शायरी में तब्दील किया है, उर्दू का शायद उस ज़माने में कोई शायर, बाद के लोग उस रास्ते पे ज़रूर चले हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान ने, जैसे डासना स्टेशन का मुसाफिर आप देखिए, या मेरी एक शाम, और वो शीशे का आदमी, तो कई उनकी नज़मों में आपको वो, या एक लड़का, तो वो आपको नज़र आती है उनमें, एक लड़का उनकी। मजीद अमजद जो हैं, इनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ वो नज़र आती है कि वो जो हड़प्पा की तहज़ीब या पंजाब वादी सिंध की पूरी तहज़ीब है, इसका जो कल्चरल लैंडस्केप पुराना और नया, ताहिर इकबाल साहब बैठी हैं, इनके नावलों में भी ये चीज़ बहुत आई है, लेकिन इनसे पहले मजीद अमजद गालिबन पहले शायर हैं जिन्होंने एक वादी सिंध की जो आवाज़ है, सकाफ़ती आवाज़ है, वो उसको सुना और अपनी नज़्म में वो पेश किया। इनकी खुद नज़्म हड़प्पा का कतबा जो बहुत एक हुज़्न में लिपटी हुई है, हुज़्न भी मजीद अमजद की शायरी का बहुत एक अहम मौजू है। एक फ़र्क ये है उनमें और इनमें कि इन्होंने शुरू में पाबंद नज़में लिखी और बाद में उन्होंने आज़ाद नज़्म की तरफ मजीद अमजद देर से है। शुरू में उन्होंने पाबंद नज़में लिखी, और जितने हैती तजर्बात मजीद अमजद ने नज़में की हैं शायद किसी और शायर ने नहीं किए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो ये समझते कि जो नज़्म है ये लिखने से ज़्यादा बनाने का काम है। जिस तरह एक फ़न तामीरात का माहिर एक फ़न इमारत बनाता है, तो मजीद अमजद यूँ लगता है कि वो नज़्म को बनाते हैं, लेकिन बनाना ये कोई गैर तख्लीकी अमल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि वो अपने तख्लीकी जौहर को एक लिसानी हैत में लाने के लिए और उसके जो बेहतरीन एक इजहारात हो सकते हैं वो हो सकते हैं। और शायरी की तो वैसे भी तारीफ़ की गई है कि ये बेहतरीन लफ्ज़ों की बेहतरीन तरतीब है। तो मजीद अमजद के यहाँ ये बेहतरीन ज़ुबान की तलाश और उसकी जो बेहतरीन साख्त और हैत और उसलूब है, वो हमें बहुत कोशिश नज़र आती है। आप बार बार मेरी तरफ देखती हैं और मेरा जो सिलसिला तकल्लुम है वो टूट जाता है। मैं भी बहुत मुश्किल में ही हूँ क्योंकि जुमे का दिन और 1:30 बज चुके हैं। अच्छा, कुछ मैं बस एक नज़्म का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ कि उनकी जो नज़्म है, जिनमें मकबह जहांगीर है, कुआं है, तलुए फ़र्ज़ है और इमरोज़ है और ऑटोग्राफ है, यानी मजीद अमजद के यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ऐसी नज़में नज़र आती हैं जिनको हम बेहतरीन उर्दू नज़मों में शुमार कर सकते हैं। इनकी एक नज़्म है, बस वो सुना जिसका बहुत कम जिक्र होता है कि इनके यहाँ बहुत सियासी शऊर भी था। और एक नज़्म जो बिल्कुल आज के 2023 के हवाले से लगती है वो मैं, और जो उनकी बिल्कुल शुरू की नज़्म है वो करके इजाज़त चाहता हूँ आपके। राजमहल के अंदर एक एक रत्ना सन पर कोड़ी जिस्म और नूरी जामे, रोगी जहन और गर्दों पेच अमामे, जहल भरे अल्लामे माझे गामे, बैठे हैं अपनी मुट्ठी में थामे, हम मजलूमों की तकदीरों के हंगामे, जी पे शहद और जेब में चाकू नस्ल हलाकू। वाह, बहुत शुक्रिया। तो ये शुरू में नज़्म लिखे, अगरचे बाद में उनकी बेहतरीन नज़्मों का मैं नहीं दे सका अब इतनी जल्दी, यही मुमकिन था। जाहिर है कि इतने महदूद वक्त में यही मुमकिन था, इतनी उजरत में। जी जी। तो अब यह है कि अब हम इस इजलास के आखिरी शरीक की तरफ बढ़ते हैं। अफजाल अहमद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शायरी और तराजिम दोनों में क्लासिकी लहजे में भी इजहार किया है और जदीद अदब से भी अपना रिश्ता उस्तवार रखा। नसरी नज़्म के बहुत अहम शायर यहाँ पर वो गुफ्तगू करेंगे फ़हमीदा रियाज़ के हवाले से। फ़हमीदा रियाज़ पत्थर की ज़बा और बदन दरीदर से लेकर तुम कबीर तक, अगर हम फ़हमीदा रियाज़ की तख्लीक़ी और अमली ज़िंदगी को देखें तो वह सिर्फ़ हुकूक़ निस्वां की अलमबरदार नहीं बल्कि हुकूक़ इंसानी की भी बहुत बड़ी अलमबरदार नज़र आती हैं। जनाब अफजाल अहमद सैयद साहब से गुजारिश करती हूँ, गुफ्तगू कीजिए। चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं 1-2 सफ़हात ही मैं लिख के लाया था वो पढ़ूँगा। और इसका उन्वान था ज़ने नग़मा गर वो इश्क शार। फ़हमीदा रियाज़ के फ़न और शख्सियत पर काफ़ी गुफ्तगू होती रहती है। मैं कुछ बातों को दोहरा रहा हूँ। तो अपने पहले मजमूए पत्थर की ज़बान के दिवाचे में फ़हमीदा रियाज़ ने अपनी शायरी का तारुफ़ इस तरह कराया।
बज़ाहिर उदास और रुमानी नज़में किसी बहुत ज़िद्दी लड़की की लिखी हुई हैं। ये नज़में बहुत मकबूल हुईं और फ़हमीदा रियाज़ को पजीराई हासिल हुई। इस मजमूए से जो बहुत पसंदीदा नज़्म है मेरी, वो ये है, मेरी चमेली की नरम खुशबू। इसको उर्दू की बेहतरीन नज़मों में भी शुमार किया जा सकता है। अपने दूसरे मजमूए बदन दरीदा में शायरा ने दश्ते ममनू में कदम रखा। लाओ हाथ अपना लाओ ज़रा, छू के मेरा बदन, अपने बच्चे के दिल का धड़कना सुनो। एक औरत के माँ बनने पर खुशी का इज़हार हमारे माशरे को बहुत नाखुशगवार गुज़रा। इस औरत ने तो इस पर भी बस नहीं किया, ज़ुबानों का बोसा, मुकाबले हुस्न, ज़ने नापाक जैसी नज़में भी लिख डालीं और ये भी बताया कि अक़लीमा का सर भी है। इस मजमूए में सियासी शऊर और मुज़ाहमत भी नुमायाँ होकर आई। शहर वालों सुनो, एक ऐसी ही कहानी है जो आज भी दोहराई जा रही है। जो उन्होंने कहा है वो उनके कुछ जो शेर हैं, ये ज़ने नगमा गरो इस शार, या सो हसरत से हुई है हैरान, किससे अब आरज़ुए वसल करे, इस खराबे में कोई मर्द कहाँ। ज़ाहिर है कि ये आवाज़ भी जो उनकी थी उसे बहुत तवज्जो से भी सुना गया, लेकिन उस पर एतराज़ात भी बहुत हुए। जनरल ज़िया के दौर में फ़हमीदा रियाज़ ने बराह रास्त अंदाज में मज़ाहमती नज़में लिखीं। चादर और चार दीवारी जैसी इंतहाई सख्त नज़म वजूद में आई। खाना तलाशी हुई और कोतवाल बैठा है कि इत्तला दी गई। इस दौर की एक नज़म है मेरे लाल, कोई माँ इनकलाबी बेटे से लोरी के अंदाज में लिखी हुई बाकमाल नज़म है। चांदी की घंटी काट कर रहवार, कहाँ चला रे मेरे घुड़सवार, मैं तो चला मैया रे बदली के पार। पाकिस्तानी मज़ाहमती अदब की तारीख़ में फ़हमीदा रियाज़ का नाम अब बजा तौर पर फैज़ अहमद, हबीब जालिब और किशोर लाहिर साहबा के साथ लिया जाता है। फ़हमीदा रियाज़ ने रियासत के महाबयानियों को जिस तरह तंज़ व तहज़ीक का निशाना बनाकर उन्हें बेनकाब किया, वो बहुत ही कमाल की बात है। मिसलन उनकी एक नज़्म है कि खाकम बदहन, और शुरू इस तरह होती है, मैं आज़िम मैं खाना थी कल रात के देखा। फिर दूसरी वो कहा शाहीन ने, लोगों को याद होगी ये नज़्म। ज़िया के दौर में फ़हमीदा रियाज़ को जलावतन होना पड़ा। वो अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान में रहीं, जहाँ उनका शाय निशान इस्तक़बाल हुआ और मेहमान नवाजी की गई। हिंदुस्तान में उन्होंने गोदावरी लिखी, जो नस्र में आप बीती, सफ़रनामा और नावल सब कुछ है। और इस सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने ज़िंदा बहार, जो बांग्लादेश से मुतल्लिक़ है, सुर्ख कबूतर, कराची के पुराशोभ ज़माने की दास्तान लिखी। आलमी सतह पर फ़हमीदा रियाज़ को ईरानी शायरा सिमीन बहाबानी और बहबानी, सीमी बहबानी और अफ़गानी शायरा नादिया अंजुमन का नाम एक साथ लिया जाता है, और इनकी औरतों पर जबर के ख़िलाफ़ नज़में ज़ेर बहस आती हैं। फ़हमीदा रियाज़ ने एक जगह लिखा था कि गलत जगह पर खिल जाता है कमल का फूल, मगर वो जिस कमल का फूल थी उसे यहीं पर इसी जर्द पत्तों के बन, इसी दर्द की अंजुमन में खिलना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। और इस इजलास की सदारत कर रही हैं नामवर शायरा हम सब की पसंदीदा किशोर लाहिर साहिबा। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि इस गुफ्तगू को समेटें। बहुत शुक्रिया रुखसाना। ये सब लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, कुछ निसाबी, कुछ अपना आयत के साथ था, मगर मेरे पास इन सब के बारे में दो दो लाइनें वरक यादों के जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मसलन मीरा जी के हवाले से गुफ्तगू तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन तो हल्का बाब ज़ौक़ में
उनका दिन मनाया जाता था और उन्हें जय जयवंती पसंद था। तो जय जयवंती सुनाने के लिए नैरा नूर उस ज़माने में गाना सीख रही थी, तो उसको लेके आते थे फरसेसरार और वो आके जय जयवंती सुनाते थे। तो ये उनके ज़माने की बात है। हम लोगों ने उनका घर भी देखा था और उनके सब भाइयों ख़ानदान से मुलाकात थी, लेकिन अख्तरुल ईमान ने उनके आखिरी दिनों में उनके साथ थे और उनके अस्पताल में थे क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो चुकी थी, उनको कई इमराज थे। तो आखिरी दिनों में वो उनके साथ थे और वो उनको आखिरी दम तक वो साथ रहे थे। तो उसका अहवाल उन्होंने लिख भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये उसमें है। यहाँ तक मीरा जी का के ऊपर टेलीविज़न पे भी हमने एक प्रोग्राम पेश किया था और उसमें नाहिद अख्तर ने उनका एक गीत गाया था जो मुझे अब तक याद आया, कभी नैन हंसे कभी नैनन बीच हंसे कजरा। अख्तरुल ईमान ने ये किया था और उसके बाद दूसरा इसके ऊपर हमने बात किया फैज़ साहब पे। फैज़ साहब पे तो बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जो कुछ बात की इनाम नदीम ने, उसने अपने आप को पहली किताबों से आगे जाने नहीं दिया। शायद छोटा मजमून लिखा था इसलिए, लेकिन फ़लस्तीन जो आजकल सबसे अहम मौजू है उसके ऊपर बैरूत पर और फ़लस्तीन पर और बच्चे की लोरी, ये सब फैज़ साहब की इतनी बड़ी तख्लीक़ात हैं। और जब अगर हम पूछते थे फैज़ साहब से कि ये आपने कब लिखा और ये आपने कब लिखा, तो मैं एक फ़िक्रे में बता दूं कि वो कहते थे भाई इस मुल्क के हालात ही नहीं बदलते, हम जो लिखते हैं वो सब के सब यही लगता है कि हमने आज ही लिखा है। तो ये उनके साथ ज़िंदगी का दूसरा वाक़या पहली आती है। अच्छा, फिर मॉस्को की ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ बहुत सारी तर्जुमे भी किए वो भी बहुत अहम है। और आखिरी बात फैज़ साहब के बारे में ये कि हम अशकाबाद में थे और वहाँ सज्जाद ज़हीर साहब के हमारे साथ गए थे, उनके इंतकाल की ख़बर आई तो फैज़ साहब मॉस्को गए, उनका बॉडी लेके दिल्ली गए और उनको दफनाने के बाद वापस आए थे। और वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी उन्होंने की, ये कह के की कि मैं पाकिस्तानी नुमाइंदा हूँ और मैं तरक्की पसंद तहरीक के बानी उसको दफन करवाने के लिए आया हूँ। ये तरक्की पसंद तहरीक की जो बातें हैं वो अख्तरुल ईमान और इन सब के साथ जो सबसे अहम बात आती है वो अपनी राशिद साहब की है। राशिद साहब ने अपनी पहली 2 किताबें जो थी उस पर हम ये सोचते रहते थे कि ए मेरी हम रक्स हम मुझको थाम ले, ये कहाँ से आइडिया लिया है, बाहर गए हुए हैं वहाँ से कोई आइडिया लिया होगा। लेकिन जब उनकी किताब लामुसावी इंसान आई और वो पाकिस्तान आए और उसको अनीस नागी ने मुरतब करके शाये किया था, तो हम सब ने जो ज़माने के तरक्की पसंद और नए शायर थे सबने उस किताब का न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि ये कि सच बताऊँ मैंने उनसे ख़ुद पूछा, मैंने कहा मैंने पढ़ी आपकी नज़्म अबू लहब की दुल्हन जो आई, अबू लहब कौन था? मैंने कुरान शरीफ में उसका हवाला नहीं पढ़ा था। फिर उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनाई और फिर इसके तरह से ये चीज़ें हुई करके। जब आप बात करते हैं अजीज़ हामिद मदनी की, बहुत संजीदा आदमी थे, बहुत मुश्किल गुफ्तगू करते थे, बड़े रुक रुक के थोड़ा थोड़ा बोलते थे। लेकिन जब इकबाल बानो ने उनकी गज़ल गाई, दरिया मोहब्बतों के जो बहते थे थम गए, तो वाकई वो थम गए थे क्या शेर कहने से। तो और फिर उन्होंने 2-3 गज़लें इसके बाद ज़रूर कहीं, वरना वो नज़्म के बुनियादी तौर पर शायर थे। जहाँ तक आप बात करें शायर की बात इन्होंने की है, शायर को मैं 2 अशख़ास के ज़रिए जानती हूँ। एक अमृता प्रीतम जो जब जाती थी कुछ ना कुछ बात उसके बारे में करती थी, और दूसरे इब्न इंशा। मैं इब्न इंशा को क्यों बता रही हूँ, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान इब्न इंशा के साथ रॉयल पार्क में आके ठहरे थे उसके घर में शायर साहब, और फिर कुछ दिन के बाद वो इब्न इंशा को बताए बग़ैर ट्रेन चढ़ के बॉम्बे चले गए थे। तो पाकिस्तान के क़याम के चंद रोज़ जो हैं वो उनकी ज़िंदगी के हैं, जो पता नहीं किसी ने लिखा है कि नहीं लिखे, ये सारी चीज़ें हैं। साक़ी के बारे में बहुत अजीब शख्स भी था और बहुत अजीब शायरी भी करता था, लेकिन बहुत मुख्तलिफ़ शायर था।
नज़्म का और गज़ल का दोनों का उसके अंदर एक कमाल जज्बा था। और उसके अंदर एक इंसान था जो कभी वो कछुआ पालता था, कछुआ मर गया तो उसका जनाजा उसने अपने लॉन में जमाया। उसके बाद शेर खां एक था, वो बिल्ला, और दूसरा बिल्ला था रामराज। बिल्ले पाले, उसने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में करा रहा हूँ, शेर खान और रामराज मेरे पास है। तो एक बिल्ला मर गया तो आखिरी रह गया था, तो उसको उसने कहा कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये किसके पास जाएगा, क्योंकि उससे पहले, उसके मरने से 10 दिन पहले उसकी बीवी उंडी उसी अस्पताल में मर गई थी, और उसके 10 दिन के बाद साकी का इंतकाल हुआ था। मजीद अमजद साहब को हम मिलने गए थे इसलिए क्योंकि मजीद अहमद साहब को जब सुखनवर प्रोग्राम हो रहा था तो हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो हम साहिवाल गए थे और यूसुफ और पूरा अमला उनके साथ। एक कमरा जिसके अंदर एक बेड पे वो हैं और एक साइकिल, ये थी कुल मीरास जो उनके पास थी। लेकिन गोयाई की वो मीरास थी जो उनको बड़ा शायर इस तरह का बनाया कि नासिर अब्बास नैयर ने उनके ऊपर 2 किताबें बहुत ज़बरदस्त लिखी हैं और बहुत अच्छी लिखी हैं। लेकिन उनका, मैं सबको इसलिए बता रही हूँ कि ये बच्चे भी हैं, वो बहुत खामोश आदमी थे। और जब वो मरे हैं तो किसी को पता नहीं था, एक उस्ताद ने जाके बताया था कि उनका इंतकाल हो गया, और कोई नहीं था। डिप्टी कमिश्नर उस ज़माने में जावेद कुरैशी थे वहाँ के, और उन्होंने ट्रक बुलाया था एक जो तो कार्ड कबाड़ उड़ाने वाला होता है, और उसमें उनका जनाजा रख के झंग भेजा था। ये थी आखिरी दिन उनकी। और आखिरी दिन फहमीदा का भी बहुत तकलीफ़देह था। ज़िंदगी के 6-7 साल जो उसने इंडिया में गुजारे वो मैंने देखे हुए, वहाँ इंडिया जाके देखे हुए हैं। और इंदिरा गांधी ने उनको जाने के बाद जैसे अहमियत दी थी, वो उसके मरने के बाद गवर्नमेंट उसको ऐसी अहमियत नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट रखा हुआ था और बहुत कम आमदनी थी। लेकिन उसने जिंदा बहार जैसे लिखा बंगाल के बारे में, जैसा वहाँ के बारे में, इंडिया के बारे में जैसे लिखा। उसके अलावा आखिरी जो उनका था जो है कहानी तुम कबीर, किला तुम कबीर, किला फरामोशी, अच्छा नॉवेल, नज़्म में, गज़ल में, बातों में, गुफ्तगू में, बहस करने में, हर चीज़ में वो औरत अपने आप को एक मजबूत औरत थी। मगर एक बात कहूँ आखिरी कि अफजाल ने सबसे पहले उसका वो हिस्सा पढ़ा, लाओ अपना हाथ ज़रा। हमारा माशरा, हमारे शायर उस वक्त तक उसको नहीं माने थे। मैं बंगाल में थी जब वो फ़नून में वो नज़्म छपी, तो सारे शायरों ने इंक्लूडिंग जमीलुद्दीन आली से लेके हिमायत अली शायर और बाकी लोगों ने कहा हाँ भाई ये शायरा हो गई है, शायरा हो गई है, क्योंकि उन्होंने उनको समझ में आने वाली नज़्म लिखी थी। हालांकि वो बहुत अच्छी नज़्म को बहुत अच्छी थी, तो उसको शुरू में लोग ये समझते रहे कि ये कुछ ऐसी नज़्में लिखती है जैसी कोई आम सेक्स के हवाले में। उसको ज़िंदगी को उन्होंने नहीं समझा, और शायद अब कोई समझ के उसके बारे में लिख सके। बहुत अच्छी बहस हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सेशन जो था ये उर्दू नज़्म के मशाहिर के बारे में तो ज़रूर था, मगर नई नज़्म के बारे में शायद सेशन अलग हो, उसमें भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब। बहुत शुक्रिया। मुझे नज़्म लिखनी है और गुमशुदा आरज़ुओं के असरार लिखने हैं मुझको, किसी ख्वाब के टूटने और बिखरने के सारे ही आज़ार लिखने हैं मुझको। तो नज़में तो लिखी जाती रहेंगी, लेकिन उर्दू नज़्म के ये अजीम किरदार नज़्म की तारीख़ में, अदब की तारीख़ में ज़िंदा जावेद रहेंगे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।